हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में दिलीप एजुकेट इंडिया में। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी लेखपाल की। और ये वीडियो स्पेशली लेखपाल के लिए है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग जो श्योर एंड सर्टेन लेखपाल अधिकारी बने। और इस वीडियो को जैसा कि आप जानते हैं हमने पिछले कुछ दिनों में 35 योजना कर चुके हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आप पेपर देने जा रहे हैं लेखपाल का, उसमें 5 से 6 क्वेश्चन योजना से रिलेटेड रहेंगे। और अगर आप ये हमारी पूरी सीरीज़ कर ले रहे हैं, 5 6 7 वीडियो देख ले रहे हैं, तो आपके इंपॉर्टेंट योजना इसी में से हैं, तो श्योर एंड सर्टेन हो जाएंगे। बस आप लोग ध्यान से इसको एक बार रिवाइज कर देना, गो थ्रू कर लेना है। आप काम करते रहिए, वीडियो चला के स्पीडोमीटर बढ़ाइए, 2 बार 3 बार इसको रिपीट कर लीजिए। श्योर एंड सर्टेन। आप चाहते हैं इसका पीडीएफ, तो मैं पीडीएफ लिंक कर दूंगा, आप ले सकते हैं। कमेंट करेंगे तभी मैं पीडीएफ लिंक करूँगा, नहीं तो नहीं। आइए दोस्तों, तो शुरू करते हैं हमारा 36 नंबर का योजना। अभी हम जो योजना करने जा रहे हैं, इसका 36 नंबर का योजना है। इसको देखिए, ये लिखा हुआ है MPLAD स्कीम है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। जो पार्लियामेंट के मेंबर को स्कीम मिला हुआ था कि एक गांव को, 2 गांव को, 3 गांव को आप अपने गांव का गोद लेके करवाना था, उससे रिलेटेड है। तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। अभी संसद ग्राम योजना भी आएगा। तो इसमें क्या था कि लॉन्च हुआ था ये 23 दिसंबर 1993 में, जबकि उस समय तो किसी को पता नहीं था, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वही पता था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में 2 4 सालों में सबको पता चल गया है। मंत्रालय की बात करें तो सांख्यिकी मंत्रालय है, और MOSPI वही मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इंस्टीट्यूशन है, जो कि अक्टूबर 2094 से लागू हुआ। 93 94 की अगर हम बात करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फंड की बात करें तो ये फंड कहाँ से आता है, तो 93 94 में क्या हुआ था, 5 लाख रुपए प्रति वर्ष दिया जाता था MP को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। 94 95 में 1 करोड़ रुपए की बात हुई थी, और 98 99 में 2 करोड़ की बात हुई थी कि इतना पैसा लीजिए और विलेज को डेवलप कीजिए। वर्तमान में 2011 और 12 की बात करें तो 5 करोड़ प्रति वर्ष मिलता है। ये योजनाएं नॉन लैप्सेबल है। इसका मतलब किसी भी कारण से अगर किसी भी वर्ष फंड खर्च नहीं हुआ तो वह अगले वर्ष फंड में जुड़ जाएगा, यानी पैसा सेव है, बचा रहेगा, बिल्कुल सेफ है। लोकसभा यानी MP की बात करें, केवल अपने लोकसभा क्षेत्र में खर्च करना था। इनको जो भी पैसा मिला, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, ये सब अपने क्षेत्र में। राज्यसभा निर्वाचन की बात करें तो जो राज्यसभा के MP हैं, वो केवल उस राज्य में खर्च कर सकता है जहां से वो निर्वाचित हुआ है। और अगला अगर बात करें तो जो लोकसभा के मनोनीत सदस्य हैं, यानी मनोनीत मतलब जो आप जानते हैं कि राज्यसभा में 12 लोग मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो जो मनोनीत सदस्य हैं वो MP पूरे देश में कहीं भी खर्च कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, वो लोग जहाँ से उनका जो नेटिव होगा, जहाँ के वो जिस स्टेट के रहने वाले होंगे, वहीं खर्च करेंगे। तो फ़र्क क्या है कि जो लोकसभा के MP हैं वो अपने क्षेत्र में खर्च करेंगे, राज्यसभा के जो MP हैं वो अपने जहाँ से वो निर्वाचित होकर आए हैं, और MP वाले कहीं भी पूरे राज्य में, देश के किसी भी राज्य में खर्च कर सकते हैं। 6 अप्रैल 2020 को कोविड के कारण 2 साल के लिए इस योजना को रद्द कर दिया गया था। फिर से 10 नवंबर 2021 से अर्थव्यवस्था सही होने पर दोबारा शुरू किया गया, परंतु 21-22 क्या हो गया, तो 21-22 में बचे हुए वित्त वर्ष के लिए प्रति MP को केवल 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। MP केवल विकास कार्य का परामर्शदात्री है और क्रियान्वयन DM करता है, यानी MP बता देगा कि हमें इस लोकेशन पे काम करना है और DM के द्वारा कार्य करवाया जाएगा। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला है, एक बार देख लीजिए दोबारा से, कि जो हमारा PMLAD है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट की बात कर रहे थे ये। अब हम बात करने जा रहे हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना, जो कि बहुत सारा चर्चा में था, हर जगह था। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना जो था
SAGY। और आप लोग शॉर्ट फॉर्म को याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट फॉर्म ही आ जाएगा, कौन सा योजना किस सेशन में लागू हुआ। लॉन्च हुआ था 11 अक्टूबर 2014 में। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर स्टार्ट हुआ था, इनकी स्वर्ण संपूर्ण क्रांति के तौर। मंत्रालय कौन है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। उद्देश्य क्या था? 2019 तक 3 तथा 2024 तक 8 आदर्श ग्राम विकसित करना था प्रत्येक MP के द्वारा। यानी 2019 तक 3 आदर्श ग्राम योजना ग्राम बनाना था, और 2024 तक 8 आदर्श ग्राम विकसित करना है हर MP के द्वारा। तो प्रत्येक MP की अगर बात करें, प्रत्येक MP 2024 तक 8 ग्राम पंचायतों आर्थिक सामाजिक एवं संरचना का विकास करेंगे। शर्त क्या है? लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट की अपने निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम पंचायत में, राज्यसभा निर्वाचित अपने निर्वाचित राज्य की पंचायत में, और राज्यसभा MP मनोनीत जो हैं वो पूरे देश में कहीं भी। यानी जैसा वो पिछला वाला था वैसे ही यही है, यानी जो जहाँ से मनोनीत किया हुआ वहाँ से, बाकी जो मनोनीत वाले हैं वो पूरे देश में कहीं भी। समग्र विकास इनका भी लक्ष्य था कि भैया सभी का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, हर चीज़ का। तो इन्होंने एक एरिया ले लिया कि मानव में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक पोषण या न्यूट्रिशन होना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, हेल्थ होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, स्वच्छता, संस्कृति, विरासत होनी चाहिए हमारे व्यक्तिगत के तौर पे। सामाजिक के तौर पे अगर देखा जाए तो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस होना चाहिए, और गुड गवर्नेंस की बात करें। आर्थिक तौर पे देखा जाए तो लिवलीहुड, रोजगार, यानी जीवन यापन करने के लिए रोजगार वाले काम होने चाहिए। वित्तीय समावेशन यानी बैंकों में खाते, ये सब के सब डेवलपमेंट ऑफ द होलिस्टिक की बात कर रहे हैं, संपूर्ण समग्र विकास की बात कर रहे हैं। तो आप सेशन याद कर लीजिएगा कब कैसे हुआ। तो जो आदर्श ग्राम योजना है, सांसद आदर्श ग्राम योजना, वो 2014 का है। और जो MP वाला है, ध्यान से देखिएगा, डेट कन्फ्यूजन में नहीं होना चाहिए। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया जो है वो था 93 का स्कीम चल रहा था। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। हाँ, इसकी फंडिंग कहाँ से आती है ये एक बार देख लेते हैं कि ये इतना पैसा कहाँ से आता है, ये लोग खर्च करते हैं। तो CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये फंड होता है यहाँ से। दूसरा दान, जो डोनेशन आता है वो पैसा होता है। टू फिल गैप, MPLAD फंड का उपयोग भी किया जाता है कमी होने पर। आइए आगे देखते हैं। संभावित परिणाम क्या है? इसके संभावित परिणाम क्या है? यानी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, माइग्रेशन कम होगा। मतलब आप जानते ही हैं, जैसे मैं अभी दिल्ली में हूँ, तो मैं यूपी से आया हूँ, तो यूपी से दिल्ली में आया था पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, नौकरी के लिए, हर काम करने के लिए। हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, जो भी लोग एक दूसरे से माइग्रेट करते हैं, तो जो माइग्रेट करते हैं वो माइग्रेशन रोकने के लिए, अगर आपके ही स्टेट में काम मिल जाए, नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए, तो आप किसी और स्टेट में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनके क्या क्या एरिया थे। वो कह रहे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, माइग्रेशन कम होगा, विवाद सुलझने का एक विकल्प होगा, और जन्म मृत्यु दर यानी 100% रजिस्ट्रेशन, ये सब के सब उसमें क्लियर है। बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम, हाथ से मैला ढोना आदि को समाप्त करना, ये सब उसमें डेवलपमेंट में बात की गई थी। अगला हम देखते हैं, अगला योजना क्या है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। लॉन्च हुआ था 15 अगस्त 1995 में। 100% केंद्र सरकार की ये योजना थी। आप जानते हैं DPSP के भाग 4 में अनुच्छेद 41 में लिखा हुआ है कि सामाजिक सहायता सबके लिए। मंत्रालय की बात है, ग्रामीण विकास मंत्रालय MRD है। लाभ की बात करें तो निःशुल्क वृद्ध, विधवा, दिव्यांग आदि को सहायता करना, व्यक्तियों को मासिक पेंशन देना इत्यादि। तो ये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है। शुरुआत में क्या हुआ? शुरुआत में NSAP में 3 योजना होती थी, यानी कि यही NSAP का फुल फॉर्म देख लीजिए यहाँ पे, जो हम ऊपर से पढ़ के आ रहे हैं, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, NSAP, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। इसका मतलब है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम।
तो क्या क्या इसमें शामिल था, तीनों क्या है, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, नेशनल ओल्ड एज पेंशन प्लान स्कीम और नेशनल मैटरनिंग बेनिफिट्स स्कीम। इसका मतलब है कि 1 अप्रैल 2001 में ये सब चीज़ें स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंप दिया गया, यानी कि ये तीनों चीज़ें स्वास्थ्य मंत्रालय से रिलेटेड है, ग्राम विकास से रिलेटेड है, जो काम करना है। तो बस इनके सेशन याद करने हैं कि कौन से सन में क्या हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो हम देख रहे हैं, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम हुआ था कितने में, 15 अगस्त 1995 की बात हो रही है, 15 अगस्त 1995। आइए आगे देखते हैं। 1 अप्रैल 2000 की बात करें, अब 1 अप्रैल सन 2000 में क्या हुआ, अन्नपूर्णा स्कीम आया, जो कि फरवरी 2009 से 2 मई, हाँ, फरवरी 2002 से 2 नई स्कीम और जोड़ी गई। एक था IGNWPS, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन योजना, और दूसरा था IGNDPS, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना, उसी में और जोड़ दिया गया। आइए, वर्तमान में NSAP में 5 योजनाएं शामिल हैं जो राष्ट्रीय सहायता है। कौन कौन है, IGNOPS जो वृद्धा पेंशन है, उसमें 60 से लेकर 79 साल के लोग हैं, जो 2000 रुपये प्रति माह, 200 रुपये प्रति माह मिल रहे हैं। जो 80 प्लस के एज हैं उनको 500 रुपये मंथली दिया जा रहा है। दूसरा जो विधवा पेंशन है, जो उम्र 40 से लेकर 79 तक है, उनको 300 रुपया मिल रहा है, और जो 80 प्लस है उनको 500 रुपये मिल रहा है। अगला जो योजना है उसमें क्या है, उसमें है कि जो दिव्यांग पेंशन है वो 18 साल से लेकर 79 साल तक, 18 से 79 साल तक के जो बच्चे हैं, लोग हैं, उनको 300 रुपये प्रति माह, और जो 80 प्लस के लोग हैं उनको 500 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है। अगला स्कीम जो है परिवार लाभ योजना, अगर घर में कमाने वाला व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो वहाँ पे लिखा हुआ है 20,000 रुपये लमसम मतलब लगभग 20,000 रुपये तक का सालाना दिया जाएगा। उम्र की बात करें तो 18 से 64 तक का होना चाहिए। अन्नपूर्णा स्कीम क्या है, अन्नपूर्णा स्कीम है जो वृद्धा स्वास्थ्य पेंशन योजना है। वृद्धा स्वास्थ्य पेंशन मतलब जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं उनके स्वास्थ्य को लाभ देने के लिए और खाने पीने के तौर पे 10 किलो अनाज, ये तो उनको मिलता था जो 10 केजी अनाज अलग से मिलता था, जो लाभार्थी हैं उनके साथ, जो बिल्कुल ही अन्नपूर्णा स्कीम है, यानी कि खेती बाड़ी से रिलेटेड, जो कि खेती बाड़ी कम नहीं है, सीमांत से कम लोग हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप जानते हैं, न्यूनतम समर्थक मूल्य, इसका मतलब ये है कि जो MSP के लिए अभी जो किसान धरने पे बैठे हुए थे उसी को बोलते हैं मिनिमम समर्थन मूल्य। बाजार हस्तक्षेप योजना, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, उद्देश्य क्या था, बाजार में उत्पादक को गिरती कीमतों को बचाना, यानी ऐसा नहीं कि किसान ने 100 रुपये लगा के अपने खेती बाड़ी किया, मेहनत किया, उसके बाद उसको 100 रुपये से कम मिला, नहीं, उससे बढ़ के मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। उत्पादक को उसके उत्पादन न्यूनतम मूल्य की गारंटी देना चाहिए, यानी गवर्नमेंट अगर मतलब गवर्नमेंट गारंटी दी कम से कम हम इतने पैसे में आपका सामान खरीद लेंगे। हिस्ट्री की बात करें तो इसका हिस्ट्री क्या है, एग्रीकल्चर प्राइसेस ऑफ कमीशन की बात करें जो 1965 में बना था, कृषि मूल्य आयोग का गठन हुआ था जो कि कृषि मंत्रालय के तहत था। उसमें प्रथम बार MSP गेहूं के लिए बनी थी और 1966-67 में बनी थी। आप जानते हैं ये वो समय है जब गेहूं के जब हरित क्रांति का समय था। 1985 में इस APC नाम बदलकर कृषि मंत्रालय एवं मूल्य आयोग कर दिया, यानी CACP कर दिया, यानी कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस, यस CACP का वर्तमान में CACP की सिफारिश केंद्र सरकार द्वारा होता है और फसल सीजन से पहले MSP, ध्यान से सुनिए, फसल सीजन से पहले MSP साल में 2 बार घोषित होती है और फसल बोने से पहले, यानी कि फसल सीजन में ही इनका MSP तय कर दिया जाता है। MSP कितनी फसलों की घोषित की जाती है, तो 23 फसलों की। MSP कितने, 23 फसलों की कीमत है। कौन कौन है वो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। श्योर नो सर्टेन कौन कौन सा MSP पे बहुत सारा बवाल चल रहा था, तो कौन कौन सा MSP है वो देख लीजिए।
अनाज में 7 प्रकार के अनाज हैं जिस पे एमएसपी होगी, जैसे गेहूँ, धान, चावल, दाल, ये सब है। दाल में 5 प्रकार की दालें हैं जिस पे एमएसपी मिलती है। तिलहन में 7 प्रकार की तिलहन जिस पे एमएसपी मिलती है। और नकदी में 4, जैसे कि गन्ना है, जूट है और पटसन है, चाय है, ये सब नकदी फसलें हैं। आगे तो ये कितना होगा, 7 5 12, 12 7 19, 19 4 23, 23, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ 23 फसलों को एमएसपी घोषित की जाती है। एमएसपी को लागू करने के लिए कोई कानून नहीं बना है, सही बात है। इसी कानून को बनाने के लिए किसान धरने पर बैठे थे इतने दिन तक। एमएसपी का कोई संवैधानिक यानी लीगल राइट नहीं है, लीगल स्टेटस नहीं है। यदि सरकार चाहे तो एमएसपी पर फसल ना खरीदे। इसी को कानून बनाने के लिए इतने सारे बवाल हो रहा है। अभी 3 कानून बना था, वो भी वापस हो गया। अभी देखिए क्या होता है। 23 फसलों में से केवल, ध्यान से सुनिए, 23 फसलों में से केवल गन्ना की एमएसपी देने को कानून प्रावधान है। कानूनी प्रावधान सिर्फ गन्ना के लिए, जो अभी आई थिंक कितना है, 390, 285 थी, 25 रुपये बढ़ा के समथिंग किया गया। अभी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है यूपी वाला, अभी मैं बता दूंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट भी नोट्स में मैंने बनाया था, ध्यान से निकल गया, वो मैं नेक्स्ट टाइम में बता दूंगा। तो 23 फसलों में केवल गन्ना की एमएसपी देने के लिए एमएसपी कानून बनाया, और वो शुगर कंट्रोल ऑर्डर 1966 में लागू किया, यानी गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 में इसका एमएसपी तय कर दिया गया। अब यहाँ पे लिखा है 3 प्रकार के, ये बहुत डीपली है। 3 प्रकार के कृषि लागत है, प्रत्यक्ष लागत है, अप्रत्यक्ष लागत है, और खेत का किराया, ईटीसी, लोन का ब्याज, सब मिला। ईंधन है, खाद है, उर्वरक है, बीज है, जुताई है, सिंचाई है, सब लागत ही है। तो यही सब जोड़ के, और मान लीजिए सब लागत 100 रुपया खर्चा हुआ, तो क्या हम कोई भी किसान 100 रुपये में बेचेगा? नहीं, उसने 5-6 महीना मेहनत किया है, इतना सारा, उसके परिवार के 4 लोग काम कर रहे हैं। तो ये सब जोड़ जाड़ के उसको अप्रोक्स 1.5 गुना तो होना चाहिए, जैसा गवर्नमेंट कहती है। सीएसीपी की अगर हम बात करें तो यही कॉस्ट एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस। तो एमएसपी की सिफारिश AZCL लागत के अनुसार होना चाहिए, यानी कि जितना हमारा खेती बाड़ी में खर्चा हुआ वो सब एमएसपी उससे 1.5 गुना होना चाहिए। अभिजीत सेन समिति, नाम याद रखिएगा, अभिजीत सेन समिति ने सिफारिश किया था कि एमएसपी यानी कि लागत पे होनी चाहिए, जितना खर्चा हुआ उनका सिंचाई, निराई, गुड़ाई, बीज, खाद सब लेके उसके 1.5 गुना होना चाहिए। तो गेहूं की एमएसपी अगर हम बात करें तो अभी जो चल रहा है 1975 रुपये प्रति कुंटल है, और 960 रुपये प्रति कुंटल जो उसे नीचे वाले खाद्यान्न हैं। ये सीजेड का मुझे अभी फुल फॉर्म नहीं याद आ रहा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का क्लियर कर दूंगा, वादा करता हूँ आप लोगों से। अगला मिड डे मील योजना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं। मिड डे मील योजना जो कि सर्व शिक्षा अभियान यानी एजुकेशन का एक बहुत बड़ा प्लान है, जो कि गवर्नमेंट अपना सर ऊंचा करके आगे चल सकती है। मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय है, नया नाम पीएम पोषण यानी कि पीएम शक्ति निर्माण। सितंबर 2021 में एक नया नाम आया जो कि मिड डे मील में शामिल हो गया। टारगेट इनका क्या है, प्री प्राइमरी और बाल वाटिका, जो पहली से 8वीं कक्षा के बच्चे हैं, इन सबको। लॉन्च हुआ था 15 अगस्त 1945 में। इसका हिस्ट्री अगर देखें तो ये 95 में 1995 में स्टार्ट हुआ था, 15 अगस्त में। और इसमें क्या था, 2021-22 से 11 करोड़ 80 लाख बच्चे, 2025-26 तक 11,20,000 स्कूल, ध्यान से देखिए, 11,20,000 स्कूल होने चाहिए, जो कि 11 करोड़ 80 लाख बच्चे पढ़ेंगे उसमें। ये 2021-22 से लेकर 2025-26 तक का प्लान बना रहे हैं। बजट क्या है, बजट में है कि 1,30,794 करोड़ रुपया लगेगा इसमें, जिसमें 60% सेंटर का होगा और 40% स्टेट का होगा। यानी कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि 11 करोड़ 80 लाख बच्चे होंगे और 11,20,000 स्कूल होंगे। 2021-22 का अगर प्लान देखें तो 11,500 करोड़ का था, 11,500 करोड़ का प्लान था। उद्देश्य था एनरोलमेंट बढ़ाना, यानी कि बच्चों का दाखिला ज़्यादा से ज़्यादा हो, कुपोषण कम हो, यानी कि बच्चों का अगर न्यूट्रिशन ठीक ठाक मिलेगा तो बच्चे का शरीर ठीक रहेगा, तो पढ़ाई लिखाई सब
बच्चों का स्कूल न छोड़ें, यानी कि जैसे कि कोई एडमिशन ले चुका है तो फिर वो लगातार एटलीस्ट 8वीं क्लास तक, यानी जो 6 से 14 साल तक का है तो 8वीं क्लास तक तो पढ़े। उपस्थिति बढ़ाना है। महिला सशक्तिकरण, इसमें महिलाओं को यानी बच्चियों को ज़्यादा अफर्मेशन दिया गया है। और आर्टिकल नंबर अब 45 के बारे में जानते हैं संविधान से रिलेटेड। आर्टिकल नंबर 45 में 6 साल तक की आयु के सभी बच्चों को देख रेख प्रशिक्षा यानी शिक्षा का प्रावधान, ये आर्टिकल नंबर यानी 6 से 14 साल। और आर्टिकल नंबर 47 में पोषाहार स्तर में सुधार, यानी कि जो बच्चे खाना खा रहे हैं उसमें सुधार आना चाहिए। भारत कन्वेंशन की बात करें, ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, बाल अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अगर बात करें तो बाल अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्या 1989 में न्यूयॉर्क यूएसए में ये बाल अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। बच्चों के लिए पर्याप्त पोषण भोजन प्रदान यानी प्रबंधन, यानी बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं अगर उनके पेरेंट्स उतना नहीं उनको खाने पीने का दे पा रहे हैं तो ये स्कूल की जिम्मेदारी बनती है कि उनको पोषण युक्त भोजन प्रदान कराएं। मध्याह्न भोजन योजना जो था मिड डे मील, कानूनी दर्जा, एक लीगल राइट है इसका। और इसमें क्या था स्टेटस है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानूनी दर्जा प्राप्त हो गया। और प्रदेश में मिड डे मील के लिए कानून बनाया गया था 1900। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में प्रथम देश कौन सा है जो मिड डे मील लागू किया था, वो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, 1946 में ही। हम उस समय आज़ाद भी नहीं हुए थे, भुखमरी थी उस समय, कितना सारा गुलामी का काम कर, और अमेरिका ने 1946 में मिड डे मील बच्चों को कर। हिस्ट्री का है, प्रथम राज्य तमिलनाडु जो कि 82 में, 1982 में तमिलनाडु प्रथम राज्य जो कि मिड डे मील योजना स्टार्ट किया था। केंद्र स्तर पर राज्य MDMS यानी मिड डे मील स्टेट प्रथम बार बनाया गया था। प्रथम बार 15 अगस्त 1995 15 अगस्त 1995 की अगर बात करें तो हम तमिलनाडु की बात करने हैं। और नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट NPNSPE नाम था, यहाँ से छूट गया, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, ये पूरा एक नाम है, सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। लिखा है कि 2408 ब्लॉक सॉरी और 1.5 कक्षा 1947-58, ये लिखा है 1497-58 देश में ब्लॉक में। ये डाटा लिखा हुआ है कि इतने ब्लॉक में इतनी कक्षाएं चल रही हैं देश पूरे ब्लॉक में। आइए आगे देखते हैं। 28 नवंबर 2001 की बात करें तो खाने का अधिकार जो था उसमें PUCL बनाम यूनियन ऑफ ईस्ट इंडिया है ना, यूनियन ऑफ ईस्ट इंडिया यानी भारत संघ, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने का आदेश मिला कि सुप्रीम कोर्ट बोला कि भैया आप बच्चों को पका हुआ भोजन खिलाइए, मिड डे मील के तहत बना बनाया भोजन। साल में 200 दिन और 300 ग्राम कैलोरी और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन उनके भोजन में होना चाहिए। आइए देखते हैं क्या क्या है। 2004 की अगर हम बात करें तो उस समय सूखा आया था, सूखा पड़ गया था प्रभावित क्षेत्र थे, जो सूखाग्रस्त प्रभावित क्षेत्र थे उसमें ग्रीष्मकालीन अवकाश में मिड डे मील चलाया गया था, मिड डे मील। और अक्टूबर 2007 की बात करें तो 6ठी से लेकर 8वीं तक कक्षा के बच्चे विस्तार किया गया और बढ़ाया गया। और 2008 में मदरसे में भी शामिल कर दिया गया, यानी कि जहाँ जहाँ बच्चे मदरसे में, स्कूल में हैं, चाहे किसी प्राइवेट जगह है, इन द सेंस ऑफ द प्राइवेट स्कूल, वैसे प्राइवेट स्कूल तो वही लोग अफोर्ड करेंगे जो खाने पीने में तो कोई कमी नहीं होगी, बट गवर्नमेंट की बात है तो ये सब जगह मुहैया कराना शुरू करें। थोड़ा सा और देखते हैं, बस लास्ट पेज 2 मिनट। इसमें लिखा है कि MDM मिड डे मील रूल्स 2015 लगातार 3 दिन या माह में 5 दिन अगर भोजन नहीं मिला तो उसका जवाबदेही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी स्कूल की या वहाँ के देख रेख करने वाले कर्ता की। व्यय क्या है, खाद्यान्न परिवहन केंद्र, खाद्यान्न परिवहन केंद्र देख रही है
अन्य खर्चे में कुकिंग कॉस्ट में केंद्र और राज्य है, तो भी 60% और 40% पे, यानी कि केंद्र बहुत सपोर्ट कर रहा है हर काम में। इसका मतलब ये है कि अगर ये जवाबदेही क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। क्या है वो एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन कि लगातार अगर बच्चा 3 दिन, लगातार 3 दिन या 5 दिन महीने में, महीने में 5 दिन या लगातार 3 दिन अगर भोजन से वंचित हो गया बच्चा, यानी कि स्कूल नहीं आ पाया, तो उसके जवाबदेही यानी भोजन ना मिलने पर, बच्चा आने जाने का नहीं है, भोजन ना मिलने पर, लगातार 3 दिन भोजन नहीं मिला उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर महीने में 5 दिन भोजन नहीं मिला उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जवाबदेही, जो भी निरीक्षक है इंस्पेक्शन वाले। आइए, तो आप जानते हैं केंद्र खर्चा कर रही है और राज्य खर्चा कर रही है, राज्य का 40% है और केंद्र का 60% है। डाइट मील की अगर बात करें तो पर डे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है मैच में, मैचिंग कॉलम में, कि प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं और अपर प्राइमरी के बच्चे हैं, यानी 6ठी से लेकर 8वीं तक के बच्चे हैं और 1 से 5 तक के, तो क्या उनका न्यूट्रिशन है। कार्बोहाइड्रेट 450 ग्राम छोटे बच्चे के लिए और बड़े बच्चे के लिए 700 ग्राम होना चाहिए। प्रोटीन की बात करें तो 12 ग्राम छोटे बच्चों के लिए और 20 ग्राम बड़े बच्चों के लिए। गेहूँ चावल यानी खाद्यान्न की बात करें तो 100 ग्राम प्राथमिक बच्चों के लिए और 150 ग्राम 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए। अगर हम दाल की बात करें तो 20 ग्राम छोटे बच्चों के लिए चाहिए और 30 ग्राम बड़े बच्चों के लिए चाहिए। सब्जी की बात करें तो 50 ग्राम छोटे बच्चे यानी कि 1 से 5वीं तक के बच्चे प्राइमरी में, और अपर में 75 ग्राम तक होना चाहिए सब्जी। ऑयल यानी फैट की बात करें तो 5 ग्राम और 7.5 ग्राम, ये उनकी डाइट की है लिस्ट। इतना एटलीस्ट होना चाहिए उनके खाने पीने में, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, खाद्यान्न होना चाहिए, दाल सब्जी और फैट यानी ऑयल होना चाहिए। बस लास्ट टॉपिक क्या है यहाँ पे देख लीजिए, ये बताया गया है नोट में कि मॉनिटरिंग सिर्फ क्वालिटी, यानी कि उनकी क्वालिटी खाने की बहुत अच्छी होनी चाहिए। राष्ट्रीय राज्य क्वालिटी यानी कि क्वार्टरली देखें, तिमाही इनका देख रेख करें, और जिला मंथली चेक करें, ब्लॉक पे फोर्टनाइट यानी हर 15 दिन पे चेक करें, ग्राम पंचायत डेली चेक करें कि भाई इनके खाने पीने में क्या जा रहा है बच्चों के। तिथि भोजन की बात करें तो मिड डे मील का अंग है तिथि भोजन मील। अच्छा, पीएम पोषण योजना आप जानते हैं, इसका नाम दे दिया गया पीएम पोषण योजना। न्यूट्रिशन गार्डन आदि से भी इसको परिचित किया गया है। और क्या है जो यहाँ पे है दिख नहीं रहा है, इसमें नाश्ता शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है, नाश्ता शामिल नहीं है, जबकि NEP 2020 में नाश्ते का प्रावधान भी है। तो दोस्तों आप सबको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें, और आशा करता हूँ कि इसी में से क्वेश्चन कहीं ना कहीं आएंगे। आप इस क्वेश्चन को 1-2 बार इस वीडियो को सुन लीजिए, काम करते रहिए, सुनते रहिए। ये श्योर एंड सर्टेन आपके 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में से इसी में से आएंगे। इसी में से मतलब मैं इस वीडियो को 4 5 6 सीरीज़ छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा जिसमें से आपके श्योर एंड सर्टेन मैसेज आएंगे। अप्रोक्स 100 योजना करेंगे जिसमें 4-5 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आप सबको इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।